सो हेलो गाइस, आज अपन चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे डाउ थ्योरी। सेक्शन वन का चैप्टर सेकंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बिकॉज आज अपन डाउ थ्योरी पढ़ते हैं। एंड जो चार्ल्स एच डाउ हैं उनको अपन एज अ फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द ओरिजिन्स ऑफ डाउ थ्योरी, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, क्या फाउंडेशन था। बेसिकली अपन उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो चार्ल्स एच डाउ जो थे वो फाउंडर थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एंड डाउ जोन्स एवरेज के। ठीक है, बट उन्होंने कभी भी फॉर्मली डाउ थ्योरी करके कुछ इन्वेंट नहीं किया था या कुछ लिखा नहीं था। वो सिर्फ अपने एडिटोरियल्स लिखते थे जो मार्केट बिहेवियर्स को वो देखते थे, या उस मार्केट बिहेवियर को वो देखकर, या फिर जो भी ऑब्जर्व करते थे उसको देखकर। बट उनकी डेथ के बाद इन 1902 उनके जो सक्सेसर थे जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का काम किया लिखने का, वो थे विलियम पीटर हैमिल्टन। तो इन्होंने उनके आइडियाज़ को, चार्ल्स एच डाउ के आइडियाज़ को कंटिन्यू किया ओवर द नेक्स्ट 27 ईयर्स। एंड उन्होंने फिर उस किताब में 1922 में द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर करके किताब निकाली, जिसके अंदर चार्ल्स एच डाउ की थ्योरीज को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन 1932 रॉबर्ट रिया करके एक पर्सन थे, वो आए। उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा रिफाइंड किया जो विलियम पीटर हैमिल्टन ने अपनी किताब में द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर में लिखा था। एंड उसको रॉबर्ट रिया ने डाउ थ्योरी का नाम ओरिजिन वहाँ उन्होंने दिया, रॉबर्ट रिया ने, इन 1932। तो ये एक फाउंडेशन था जो चार्ल्स एच डाउ ने जो अपना स्टार्ट किया था। बट जैन वो कभी लिख नहीं पाए थे, बट उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो भी उनके नोट्स थे, जो भी उनकी स्टडीज़ थी, उनको विलियम पीटर हैमिल्टन एंड देन रॉबर्ट रिया ने कंटिन्यू किया आगे के लिए। ठीक है, जिसको आज हम डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। अब अपन सेकंड जो चीज़ है अपनी, वो उस पर आते हैं। द थ्री कोर हाइपोथेसिस जो थी, जो रॉबर्ट रिया ने बॉइल डाउन करा बेसिकली डाउ थ्योरी को। तो तीन मेन हाइपोथेसिस थी अपनी। कि फर्स्ट थी द प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट। मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हैं, जो डेली मार्केट मूवमेंट हैं, वो मैनिपुलेट हो सकते हैं बिग प्लेयर्स से। बट जो ब्रॉड या लॉन्ग टर्म प्राइमरी ट्रेंड है, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, या हो सकता है बट बहुत एक लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड उसके लिए, कि बहुत ज़्यादा एकदम से कुछ मैनिपुलेशन एकदम से नहीं हो जाएगा। जो आपका डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे हो सकता है, या आपका बहुत 15-20 मिनट्स 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, वो आपका वीकली पे उतना ही ज़्यादा कम हो जाए और मंथली पे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आज के मार्केट को मैनिपुलेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट कैन बी पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है वो कम होता जाता है। ठीक है। सेकेंड है द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। जैसा अपन ने पढ़ा क्या बोलते हैं चैप्टर वन में, कि प्राइजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस को पहले ही सारी चीज़ें पता रहती है, जो भी मैक्रो फैक्टर्स, न्यूज़ या जो भी अदर चीज़ें इकोनॉमी में होने वाला नहीं होने वाला है, वो अपन को चार्ट्स पे, प्राइस पे ऑलरेडी दिख जाती हैं। तो वही चीज़ है कि द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। कि एवरेजेस बेसिकली क्या है कि आप ने जैसे देखा होगा कि निफ्टी 50 आज अपन ले सकते। तो निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 50 सबसे ज़्यादा हाई मार्केट कैप जो आपके स्टॉक्स हैं उसको बन के एक बेसिकली इंडेक्स बनता है। उन 50s का अपन, उन 50 टॉप स्टॉक्स का एवरेज लेते हैं। वो एवरेज यही रिप्रेजेंट करता है कि वो एक ब्रॉडर मार्केट कैटेगरी को पूरा अपना डिफाइन करता है, देखने का एक तरीका होता है। बिकॉज अपन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऑलमोस्ट 5000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5000 जितने स्टॉक्स हैं। बट एक अपन को मार्केट का ब्रॉड ओवरव्यू एक ही बार में देखना है, तो वो अपन कैसे देखें? अपन 5000 स्टॉक्स को बैठ के स्कैन तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए अपन ने वो इंडेक्स बनाए हैं, उन्हीं को अपन एवरेजेस बोलते हैं। जो चार्ल्स एच डाउ थे, उन्होंने सबसे पहले एवरेजेस बनाए थे। बेसिकली जो आपका डाउ इंडेक्स है, वो उन्होंने ही इन्वेंट किया था। उसकी बहुत सारे आप प्राइजेस, बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने से बढ़िया है कि आप एवरेजेस देखें, इंडेक्स देखें, उससे आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पता चल जाती है मार्केट्स की। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है कि द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग, जो अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था।
कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, बिकॉज आपके जो इंडेक्स या स्टॉक्स हैं वो आपके प्राइजेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। प्राइजेस आपकी ह्यूमन इमोशंस और एक्सपेक्टेशन से जनरेट होते हैं, तो वो सेम कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे अप्लाई होता है। थर्ड, कि डाउ थ्योरी इज़ नॉट इनफेलिबल, मतलब कि इस पे अपन ने डाउ थ्योरी पे इतना रिसर्च किया है, इतनी पढ़ाई करी है, उसको कंटिन्यू किया विलियम पीटर हैमिल्टन ने, फिर रॉबर्ट रिया ने, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम होली ग्रेल है आपकी, कि उससे आपके मार्केट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट जस्ट दैट कि कुछ स्टडीज़ थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी वाइज रिलेट कर रही थी, जिससे अपन को और चीज़ें न्यू सीखने को मिली। तो वही है डाउ थ्योरी बेसिकली। तो इसमें ये नहीं है कि डाउ थ्योरी ही सब कुछ है या उससे आप बिल्कुल ही प्रो ट्रेडर टाइप बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली फॉर द नॉलेज कि और आगे वाली जनरेशन्स को जो डाउ ने अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, जो मार्केट में उस टाइम पे इतनी ये चीज़ें नहीं थी जो आज अपन को इतना ज़्यादा लगता है कि जैसे ट्रेंड्स हो गए, उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ होगा तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि किसी ने नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्राइजेस है वो पर्टिकुलर किसी ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बट डाउ थ्योरी जो है वो इनफेलिबल नहीं है। एक काम करते हैं, अपन इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं द प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट। अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही एक बार वार्न कर देता हूँ। तो जैसे मैंने एक ये स्टॉक का बेसिकली वन डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने कैंडल स्टिक पैटर्न अभी तक देखे नहीं है, सो मैं लाइन चार्ट ही अभी यूज़ करूँगा जब तक अपन कैंडल स्टिक पैटर्न पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे साइडवेज था, ये आपको साइडवेज ऐसा दिख रहा होगा, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये आपको ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी, मैं इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ। तो आपको काफ़ी चीज़ें ये दिख रही होगी कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कंजस्टेड लग रही हैं कि हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। अब सेम, अब मैंने ड्राइंग बना दी है, अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कंजेशन थोड़ा सा कम हो गया है, सेम चीज़ है। बट डेली पे आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा था, बट वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि काफ़ी ही ज़्यादा ये चीज़ कम हो गई और आपको एक बहुत सिस्टमेटिक चीज़ दिख रही है कि हाँ थोड़ा कम ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसको मैं मंथली पे एक बार कर देता हूँ। अब आप मंथली पे आपको देखेगा कि कुछ भी नहीं है, सॉरी, कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने ग्रीन मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे, वो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब वही जो आपका फर्स्ट जो थ्योरी थी कि जो प्राइमरी ट्रेंड है, मतलब अगर आप देखते हैं एक बड़े बिगर पिक्चर को, बिगर टाइम फ्रेम को, तो आप मंथली टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा कोई इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है जितना कि आपका वीक पे, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड कम होता जाएगा, मैनिपुलेशन का आपका जो वो प्रोबेबिलिटी है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जैसे इसमें अपन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको 4 आवर्स पे लगाऊं तो आपको ये और ज़्यादा दिखेगा कंजस्टेड। अगर मैं इसको 1 आवर पे लगाऊं तो ये शायद और ज़्यादा दिखेगा, ये देखिए आप। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, मैनिपुलेशन उतना ज़्यादा होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप बिगर पिक्चर या बिगर टाइम फ्रेम को कंसिडर करें, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप क्या ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। बट फर्स्ट आपका जो हाइपोथेसिस था वो मैंने आपको क्लियर करा। सेकेंडली द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग को एक बार अपन देखते हैं। अभी जैसे करंट सिनेरियो में आपका ईरान एंड यूएस का वॉर चल रहा है, तो उसका जो डेट है बेसिकली वो 28 फरवरी को आपका बिगेन हुआ था। बट मैंने यहाँ पे निफ्टी एक बार चार्ट लगा के रखा हुआ है, तो आप अपन देखते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था। 28 फरवरी से अपना वॉर स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली इस जगह पे 27 फरवरी पे, हाँ वेट अ मिनट, ठीक है। तो इस जगह पे एक सेकंड, करेक्ट। तो 28 से स्टार्ट हुआ था, बट अगर आप 28 से पहले भी अगर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ,
28 से पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये नीचे की तरफ ही आता हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ ये चीज़ें, एंड देन उसके बाद अगर आप इसके ट्रेंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, हाँ, तो ये आपको पहले से नीचे आता हुआ लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लोअर हाई लोअर लो बनाया है उसने, एंड देन एकदम से जैसे न्यूज़ आई वो टैंक कर गया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ जो वॉर की सिचुएशन थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले से किसी को शायद पता होता होगा या नहीं होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक रिटेलर को शायद नहीं दिखती हैं, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइजेस कहीं ना कहीं पे जो बिग प्लेयर्स हैं उनको एक जो आप बोलते हैं इंट्यूशंस या जो भी इनसाइडर चीज़ें रहती होंगी जो अपने रिटेलर से ज़्यादा उनके पास न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन रहता है, वो चीज़ पता चल जाती है। तो वही चीज़ बताने की कोशिश की कि वो अपना ट्रेंड जो था वो एकदम से ऐसा नहीं हुआ है कि 28 को जब वॉर स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे ही ब्रेक एकदम ही टैंक कर गया। उससे पहले ही आपको एक प्राइस बता रहा था कि कहीं ना कहीं पे प्राइस जो है आपका वीक हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हम निफ्टी 50 पे ही देखा है अपन ने, तो वो एवरेजेस आपको पहले ही शो कर देते हैं, या एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग वो पहले ही सारी न्यूज़ को कंसिडर में ले लेते हैं। थर्ड का प्रैक्टिकल तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वही है कि एक थियोरेटिकल पोर्शन है कि डाउ थ्योरी इज़ नॉट इनफेलिबल, के कोई होली ग्रेल नहीं है, ठीक है। अब थर्ड है अपना द इकोनॉमिक रैशनल। इसमें बेसिकली मैं आपको एक नॉर्मल सी जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ कि डाउ ने ये इंडस्ट्रियल एवरेज जैसा अपन ना निफ्टी 50 एंड बाकी अब बैंक निफ्टी वगैरह के एवरेज हैं, पहले डाउ ने क्रिएट करे थे इंडस्ट्रियल एवरेज, रोड एवरेज, ठीक है, सॉरी रेल रोड एवरेज। अब वो इसलिए किए थे बिकॉज डाउ का ये बिलीव था कि जैसे इंडस्ट्री में कोई गुड बन रहा है, ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है उन गुड से जो प्रॉफिट आता है वो चीज़, ठीक है। और रेल रोड क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रॉफिट ऑफ कंपनी शिपिंग दोज गुड्स, ठीक है, जो कंपनीज उन गुड्स को शिप कर रही हैं उसका प्रॉफिट। तो उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि फॉर द इकोनॉमी टू बी ग्रोइंग दिस मस्ट टू एग्री, मतलब किसी जगह पे किसी इंडस्ट्री में आपका किसी फैक्ट्री में आपका गुड बना है, बट वो गुड आपके गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में ही पड़ा हुआ है, शिप नहीं हो पा रहा है फॉर यहाँ पे तो चलो रेल रोड है, बट रेल्स हो गया या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, 4 व्हीलर ट्रक्स हो गए या शिप हो गए, वो अगर नहीं आपका जो गुड है वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, तो वो एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी एक इकोनॉमी के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई हुई है कि दोनों ही चीज़ें साथ में कोरिलेट करनी चाहिए, कि आपका अगर गुड बन रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। अभी सेम कंडीशन अपने अगर आप आज देख पाएँ तो अपना यूएस ईरान के वॉर के चक्कर में अपना ऑयल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज ऑयल ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है आपका, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल ईरान के इससे इफेक्ट हुआ है वो आ ही नहीं पा रहा है दैट, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव को रिलेट कर रही है, तो इकोनॉमिक पे भी एक बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब फोर्थ अपन देखते हैं द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, की ट्रेंड के 3 टाइप्स क्या होते हैं। तो डाउ थ्योरी ब्रेक डाउन करती है प्राइस मोशन को 3 डिस्टिंक्ट ट्रेंड में। प्राइमरी ट्रेंड जो सबसे लंबा होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो काफ़ी सालों के लिए चलता है, ठीक है, या तो बुल मार्केट में या बियर मार्केट में, दोनों ही कंडीशन में वो सालों साल चल सकता है। बुल मार्केट चल रहा है तो वो भी आपको दिख जाएगा कि 1 2 3 5 ईयर्स कितने भी साल के लिए चल सकता है। सेम विद द केस ऑफ बियर मार्केट, अगर बियर मार्केट चल रहा है तो वो भी काफ़ी ईयर्स के लिए चल सकता है। देन साइकोलॉजिकल फेसेस वगैरह वही सेम चीज़ें ही हैं कि प्राइमरी ट्रेंड मैं आपको चार्ट पे एक बार दिखा दूंगा कैसा रहता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो आपका एक इंटरमीडिएट काउंटर ट्रेंड रहता है जिनको वेव्स बोलते हैं। हाँ, प्राइमरी ट्रेंड को आपका टाइड भी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड को आपका वेव्स बोलते हैं। इट मूव्स अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड, मतलब जो सेकेंडरी ट्रेंड है आपका वो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में चलता है। अगर प्राइमरी ट्रेंड आपका अपवर्ड है, सेकेंडरी ट्रेंड आपका डाउनवर्ड होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड यस, ड्यूरिंग अ सेकेंडरी ट्रेंड प्राइस रिट्रेस करते हैं। बेसिकली आपने अगर रिट्रेसमेंट का या फिर पुल बैक वगैरह का नाम सुना, वही अपना सेकेंडरी ट्रेंड होता है। माइनर ट्रेंड द डे टू डे फ्लक्चुएशंस वगैरह जो होते हैं इसको रिपल्स भी बोलते हैं।
वो चीज़ को अपन माइनर ट्रेंड बोलते हैं। डाउ एंड सक्सेसर बिलीव्ड डेली मूवमेंट्स वर मोस्टली इलॉजिकल एंड अनइम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप बिगर पिक्चर देख रहे, बिकॉज यही है कि आपका जो फर्स्ट अपन ने हाइपोथेसिस देखी थी हाँ करेक्ट, कि प्राइमरी ट्रेंड ही आपका इनवॉयलेट रहता है, बट माइनर ट्रेंड अगर शॉर्ट टर्म पे आते हैं तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मैनिपुलेशन के। तो वही चीज़ अपन देख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे वापस से बोली गई है कि जो माइनर ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल या अनइम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसको एक सेकेंड अपन देखिए। अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड मान लीजिए कि ऐसा चल रहा है, ठीक है, अप साइड की तरफ, ये अप ट्रेंड हो गया आपका, तो यहाँ पे ये आपका प्राइमरी ट्रेंड है। सेकेंडरी ट्रेंड आपका ये है, जो एक ये छोटा सा आया, ये चीज़ आपका सेकेंडरी ट्रेंड कहलाता है। अब ये सेकेंडरी ट्रेंड में भी हो सकता है कि कुछ आपका ऐसे 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 कुछ बने, ठीक है, तो ये आपका माइनर ट्रेंड कहलाएगा, छोटा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई तीनों चीज़ें कि आपका ये जो है ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये जो है ये आपका लैग जो है ये सेकेंडरी ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर आपके कुछ छोटे 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 प्राइस फ्लक्चुएशन आते हैं, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपके माइनर ट्रेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अपन ने जैसे अभी जिस स्टॉक का देखा था एग्जाम्पल, बेसिकली अपन ने हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे, वैसे ही उसी का अपन ने मंथली टाइम फ्रेम पे लगा के रखा हुआ है, सेम अपन ने यहाँ पे जो बनाया था। तो अब आप यहाँ पे जैसे देखिए, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, जो नॉर्मल अपनी आंखों को नेकेड आइज को दिख रहा है वही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से ये जो चीज़ आई नीचे की तरफ, प्राइस नीचे आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया प्राइमरी ट्रेंड के, तो ये अपना सेकेंडरी ट्रेंड कहलाएगा। और छोटा छोटा ये जो आपको दिख रहा है, जो प्राइस को मूव करवाता है या प्राइस को आगे बढ़वाता है या कंसोलिडेट करता है, ये आपका माइनर ट्रेंड हो गया, छोटा ट्रेंड। ठीक है, इसके बाद वापस से प्राइस हो सकता है ऊपर जाए, या फिर अभी देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे इस प्राइस का क्या जाएगा, फोरकास्टिंग करना मेरा काम नहीं है। मैं आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि ये आपको डाउ थ्योरी में जो लिखा था कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो आपका स्टार्टिंग में वो आपको नेकेड आई से जो दिख रहा है वही, कि एक प्राइमरी ट्रेंड होगा, उसके बाद रिट्रेस करेगा अगर प्राइस तो ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड होगा, छोटे छोटे जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं वो आपका माइनर ट्रेंड कहलाएंगे। ओके, अब अपन आते हैं, अब अपन आते हैं द गोल्डन रूल कंफर्मेशन पे। अब दिस इज आर्ग्यूबली द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन डाउ थ्योरी कि अ ट्रेंड इज ओनली वैलिड इफ बोथ एवरेजेस कंफर्म इट। बेसिकली अब इस चीज़ में ये बोला गया है कि इफ़ द इंडस्ट्रियल एवरेज हिट्स अ हाई न्यू हाई, यू कैन नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर अ प्राइमरी बुल ट्रेंड बुल मार्केट अंटिल द रेल रोड। ठीक है, ये एवरेज बताने की कोशिश कर, सॉरी, ये एक को रिलेशन बताने की कोशिश करी गई है, जैसे अपन ने ऊपर यहाँ पे देखा था इकोनॉमिक रैशनल्स में, कि अगर गुड्स आपके बन रहे हैं बट वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे तो नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं वो चीज़, बट अगर आपके गुड्स भी अच्छे से बन पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं, तो दोनों के जो एवरेजेस रहेंगे वो साथ में ऊपर आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, बिकॉज उन दोनों के ही प्रॉफिट हो रहे हैं। ओके, अपन इस चीज़ का एक एग्जांपल देखते हैं, उससे शायद और क्लियर होगा। करेक्ट, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे निफ्टी फार्मा का इंडेक्स लगा के रखा हुआ है। मतलब निफ्टी फार्मा मतलब आपका फार्मा की जो कंपनीज है उनका एवरेज, जो मेन की टॉप कंपनीज हैं। अब यहाँ पे अपन निफ्टी हेल्थ केयर जो है इसको कंपेयर करेंगे। बिकॉज क्यों कंपेयर करेंगे, बिकॉज उसके लिए आपको दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए उनके उनको एक सेम इंडस्ट्री या फिर सेम प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपको डिवाइड भी करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ों को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मा को हेल्थ केयर से, इसको अपन चेंज करते हैं, कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा। ठीक है,
तो आपका ये जो ब्लू लाइन है ये फार्मा की हो गई, जो आपका ग्रीन लाइन है ये आपका हेल्थ केयर की हो गई। आपको यहाँ साइड में भी दिख रहा होगा निफ्टी हेल्थ केयर, यानी ये आपका निफ्टी फार्मा। कंपेयर करने का मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि फार्मा फार्मा आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो आपकी मेडिसिन वगैरह बन रही हैं उनसे रिलेट करता है, हेल्थ केयर वाला आपके हॉस्पिटल्स एंड बाकी चीज़ों से रिलेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो अगर हॉस्पिटल्स या फिर आपके जो मेडिसिन हैं फार्मा बेसिकली अगर वो ऊपर जा रहा है तो हेल्थ केयर आपका डाउन जा रहा होगा, बिकॉज दोनों को रिलेटेड हैं। तो दोनों का ऊपर या नीचे जाना बिल्कुल ही सेम ट्रैक पे रहना चाहिए। जैसे आपको ये चार्ट में भी दिख रहा होगा कि दोनों की दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बताते हैं कि अभी जो आपका फार्मा है एंड हेल्थ केयर है दोनों ही ऊपर साथ में जाते हैं या नीचे साथ में आते हैं। तो ये चीज़ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है अपन को, एक ब्रॉडर चीज़ देता है। अगर फॉर सपोज कि अपोजिट होता, निफ्टी फार्मा ऊपर जा रहा है निफ्टी हेल्थ केयर नीचे जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक डाउट होता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेडिसिन वगैरह की आपके प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं बट हेल्थ केयर में आपके हॉस्पिटल्स वगैरह प्राइसेस स्टॉक प्राइसेस डाउन है। कहीं ना कहीं अगर आपको कंसर्न देता है तो आप उस पर और डीप डाउन करते हैं। बट अगर आप भी अपन को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सेम चल रहा है तो अपन को एक परसेप्शन बनता है कि हाँ ये दोनों की इंडस्ट्रीज़ में अभी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, तो वही ये चीज़ बताने की कोशिश करी गई है कि कंफर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को या सिर्फ निफ्टी देख रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी को ही आप देख के पूरे मार्केट का अपने आइडिया लगा ले, वो ठीक है। बट आप अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो तो कंपैरिजन या कंफर्मेशन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। वही ये गोल्डन रूल है। ओके, द रोल ऑफ वॉल्यूम। अब सिक्स्थ पॉइंट जो डाउ थ्योरी का था कि प्राइस किंग है बट वॉल्यूम एक सेकेंडरी इंडिकेटर है जो कंफर्म करता है ट्रेंड को। जैसे कि वही आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली वॉल्यूम शुड एक्सपांड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो अगर आपका अप ट्रेंड में है तो वॉल्यूम के साथ वो चीज़ लगनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम उसमें ज़्यादा आना चाहिए। उसके अंदर अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो इट्स अ वीक ट्रेंड, तो रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इन अ बुल मार्केट वॉल्यूम शुड बी हाई व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग एंड लो व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। ठीक है, सेम चीज़ जो अभी मैंने बोली। अपन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये प्राइस काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन वाले फेस में था, बट यहाँ पे आप अगर ये वॉल्यूम्स को देखते हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये वॉल्यूम्स आप देखेंगे एंड देन इसने जो एक रैली दी है काफ़ी, एंड उस टाइम पे भी अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक ट्रेंड को कंफर्म करते हैं, बिकॉज इतने सारे वॉल्यूम का बेसिकली क्या मीनिंग है कि कितने ज़्यादा लोगों ने उस स्टॉक में पर्टिकुलरली पैसा अपना लगाया हुआ है, कितना डाला है। तो जितने ज़्यादा लोगों ने या फिर जितना हाई पार्टिसिपेशन में अगर बोलूँ उस चीज़ को कि हाई पार्टिसिपेशन कितने लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है, वो वॉल्यूम देखता है। तो वो वॉल्यूम जब डिटरमाइन करता है तो अपन उस ट्रेंड को एज अ कंफर्म ट्रेंड बोल सकते हैं, बिकॉज हाई वॉल्यूम के साथ आपका अप ट्रेंड ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। वरना अगर ये कम वॉल्यूम होता, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन वाला फेज था, यहाँ पे प्राइस बढ़ा ही नहीं बिकॉज पार्टिसिपेशन आप देखिए कि वॉल्यूम का बहुत कम था, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस टाइम पे उस स्टॉक को उस प्राइस पे बाय करने के लिए। तो यही चीज़ थी कि जो वॉल्यूम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सेवेंथ, अब अपन आते हैं द क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि डाओ थ्योरी बन गई तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, इट्स परफेक्ट नहीं है, बट कुछ मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट बेसिकली नहीं हो सकती है। इट जस्ट दैट कि कुछ कमी खामी रह ही जाती है। तो मेन जो डाओ थ्योरी के क्रिटिसिज्म थे उसमें ये था फर्स्ट कि इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब मैं नॉर्मली अगर बोलूँ, अपन इंडिकेटर्स वगैरह पे नहीं गए, बट बेसिकली ये कोई भी अगर सिग्नल देता था किसी भी चीज़ के लिए तो टॉप या बॉटम्स को आइडेंटिफाई करना, टॉप या बॉटम्स को एकदम आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा लेट बताता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये प्राइस गया तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली कब बन रहा है वो अपन को नहीं पता चल रहा है। आज भी शायद हो सकता है कि काफ़ी हद तक नहीं पता चलता है, बट एटलीस्ट अपन प्रोबेबिलिटी वाइज 80-90% तक पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है। बट डाउ थ्योरी में
वो ये चीज़ एक पता करना काफ़ी ज़्यादा लैगिंग या टाइम टेकन वाला चीज़ था, तो वो एक क्रिटिसिज्म था। और उसमें यही बोला गया कि ऑफन एक्टिंग लॉन्ग आफ्टर ट्रेंड इज़ ऑलरेडी रिवर्स्ड, जब तक, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंड ऐसे जाके ऐसे भी हो जाए तो अपन को काफ़ी बाद में पता चल रहा है कि अच्छा ये अप ट्रेंड में बचा ही नहीं है, वही आपका दिया हुआ था। देखिए अगर जैसे आपका प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड आया, ठीक है, फिर आपका फिर से एक प्राइमरी ट्रेंड वाला चला, बट आपको क्या पता कि सेकेंडरी ट्रेंड है, क्योंकि बिकॉज सेकेंडरी ट्रेंड हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो ये काफ़ी लेट पता चल रहा है अपन को, जब तक वो उसने ब्रेक डाउन वगैरह यहाँ पे नहीं कर दिया अपन को पता ही नहीं है कि ये प्राइमरी ट्रेंड कब रिवर्स हो गया है, ये प्राइमरी ट्रेंड बचा ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लैग करता है। अब करेक्ट, सेकेंड है वेग डेफिनेशंस, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इन रियल टाइम टू टेल इफ अ डिप इज जस्ट अ सेकेंडरी ट्रेंड और द स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू प्राइमरी बियर ट्रेंड। सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली कि वही लैगिंग वाली कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ से ये सेकेंडरी ट्रेंड जो है, ठीक है, अगर ये यहाँ से हाफ वे में ऊपर गया तब तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड ही चल रहा है, बट ये अगर यहाँ से नीचे चला गया एंड देन उसने ये चीज़ स्टार्ट कर दी, आपके लोअर लो लोअर हाई बनाने लग गए आपका, तो बियर मार्केट चालू हो गया, आपका बियर फेस चालू हो गया, बियर मार्केट। तो वही चीज़ बता रहा है कि अपन को काफ़ी ज़्यादा ये लेट पता चलता है इस चीज़ में। थर्डली काफ़ी ज़्यादा ओवरली स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा जगहों पे डेली क्लोजिंग प्राइस पे इन्होंने फोकस किया है, और इंट्राडे हायर लोस को इन्होंने थोड़ा सा नेगलेक्ट किया है। मतलब अगर कहीं पे भी आपका मान के चलो, बिकॉज इंट्राडे को क्यों नेगलेक्ट किया है, उनका भी एक ये रीज़न था कि आपका जो मैनिपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम्स पे होते हैं, तो उन्होंने इतना ज़्यादा इंट्राडे हाई लोस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने बड़े टाइम फ्रेम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो इसलिए ही इस चीज़, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है, बट जो करिकुलम में है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ओवरली स्पेसिफिक है ये काफ़ी ज़्यादा डाउ थ्योरी। तो अगर मान के चलिए कि आपको इंट्राडे में कोई पोजीशन लेनी है, बट आप वेट कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम का कि वहाँ पे क्लोजिंग हो रही है प्राइस की, तभी मैं इंट्राडे में पोजीशन लूँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस उतना ज़्यादा मूव कर गया होगा, तो आपकी एंट्री एग्जिट सब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वही चीज़ बस उन्होंने यहाँ पे लिखा गया है कि डेली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, मतलब बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। तो ये क्रिटिसिज्म थे अपने बेसिकली डाउ थ्योरी के। समरी इस चीज़ की वही है कि आपका ओरिजिन ऑफ डाउ थ्योरी अपन ने देखा कि डाउ ने, चार्ल्स एस डाउ ने खुद से कुछ नहीं लिखा था। सेकंड कि वो फाउंडर थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, एंड डाउ जोन्स का जो है अपना एवरेज बना था वो उसका। उनके बाद जो डाउ थ्योरी जो जिसने लेगेसी कंटिन्यू करी थी वो विलियम पीटर हैमिल्टन थे, एंड उसके बाद रॉबर्ट रिया ने उस चीज़ को कंटिन्यूएशन किया और ज़्यादा रिफाइंड किया। थ्री हाइपोथेसिस देखिए अपन ने कि प्राइमरी ट्रेंड इनवायलेट होता है, एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड डाउ थ्योरी इज नॉट इनफेलिबल। थर्ड द इकोनॉमिक रैशनल अपन ने कवर करे कि जो भी को रिलेटेड अपने एवरेजेस हैं वो साथ में मूव करने चाहिए, अगर उनमें कहीं पे भी नेगेटिव कोरिलेशन जनरेट हो रहा है, कुछ एक मूव एवरेज ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आपको अदर फैक्टर्स देखने की और ज़रूरत है। द थ्योरी ऑफ ट्रेंड्स अपन ने कवर की कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होते हैं। गोल्डन रूल कवर किया कि कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर दोनों अपने एवरेजेस उन चीज़ों को कंफर्म करें, दो एवरेजेस तीन एवरेजेस और भी ज़्यादा अगर रिलेटिव आपको लग रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्थ केयर के साथ आपका, जैसे अपन ने एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर के साथ फार्मा के साथ हॉस्पिटल का भी एक अलग मेरा इंडेक्स हो, मैं उसको अलग से ही कवर करना चाहता हूँ, तो वैसे आप उसको कवर मतलब देख सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप एवरेजेस से उसको इंडेक्स से कंपेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा सेम सेगमेंट्स के बेसिकली। एंड नॉर्मल भी आप ऐसा मतलब अगर निफ्टी 50 ले रहे हैं, निफ्टी 50 से भी अगर इन कंपेयर कर रहे हैं फार्मा का, जैसा अभी निफ्टी 50 आई गेस थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, बट आपका फार्मा पॉजिटिव चल रहा है, इट जस्ट दैट कि फिर फार्मा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अपने कि ठीक है अभी निफ्टी भले ही टॉप के जो 50 जो आपके स्टॉक प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो भले ही बैड परफॉर्म कर रही हैं, बट फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ऐसे भी एक अपना जज कर सकते हैं चीज़ों को अपने एनालिसिस के लिए। आपने रोल ऑफ वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है आफ्टर अपना प्राइस के बाद।
क्रिटिसिज्म अपन ने देख लिया कि लैग करता है काफ़ी ज़्यादा, जो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं डाउ थ्योरी के अंदर, थोड़ा सा वेग डेफिनेशन है, काफ़ी थोड़ा आउटडेटेड हो गई ये चीज़ें। मेन जो फाउंडेशन है वो बहुत सेम है, बट आज ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई, तो उस हिसाब से यहाँ पे बात करी हुई है। एंड ओवरली स्पेसिफिक है, मतलब वही बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। तो यस, तो अपना सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट कवर है। या आप एक बार एमसीक्यूज वगैरह देख सकते हैं, इन केस किसी को सॉरी रिक्वायरमेंट लग रहा हो तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस चैप्टर सेकेंड अपना डाउ थ्योरी भी कंप्लीट है। अपन अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, या थैंक यू।